Hello and very good morning to all of you watching this video and welcome to daily news analysis of the Indian Express. तो आज तारीख है 21 जुलाई so let's get started. Front page पर news है that police were in with the mob left her with those men says women who was stripped. ओके तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का केस बनता है. राइट. अब आप एज अ पुलिसमैन आप चाहे मिताई को बिलोंग करते हो या कुकी ट्राइब्स को, बट आपकी जो ड्यूटी थी एज अ पुलिस पर्सन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वो आपको फुलफिल करनी चाहिए थी, तो आप एथिक्स में कहीं पे कोट कर सकते हैं. ऑलराइट. फाइनली मणिपुर पे प्राइम मिनिस्टर ब्रोक हिज साइलेंस, बट अगेन जो बोला है वो भी गलत ही बोला है बिकॉज he said that it's to ensure safety of our mother and sister whether the incident is in Rajasthan, छत्तीसगढ़ और मणिपुर. तो अगेन यहाँ पे आप पॉलिटिकल एंगल से बोल रहे हो, यहाँ पे राजस्थान छत्तीसगढ़ को कोट करना, और अगर किया है तो फिर एमपी और यूपी भी कम नहीं है अगेन क्राइम अगेंस्ट वायलेंस में. ऑलराइट. तो सिर्फ मणिपुर की कैटेगरी में रख देना राजस्थान छत्तीसगढ़ को जस्ट बिकॉज दे आर रूल्ड बाय अपोजिशन पार्टी, दिस इज नॉट समथिंग गुड. ओके, ये आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं फिर से इशू को. ऑलराइट. देन यहाँ पर सीजीआई ने कहा है कि दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, आप एक्ट कीजिए गवर्नमेंट को या फिर हम करेंगे. तो अब यहाँ पर दो कंसेप्ट निकल कर आते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. तो ये लक्ष्मीकांत में दिया है, या तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा या कभी मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको करवा दूंगा. ओके. फिर दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है ऑफिशियल कंट्रोल को लेके, उसको लेके आज शायद सुनवाई है, तो जैसा भी उसमें से निकल के आएगा हम देख लेंगे. यहाँ पर यूसीसी को लेके अगेन न्यूज है, मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझा दिया है एक सेपरेट वीडियो में, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. मैंने आपको इतना कंटेंट दिया है कि आप आराम से अपना 15 या 20 मार्कर उसमें से लिख लेंगे. मैंने उसको सभी डायमेंशन से कवर किया है, इंडिया के सेक्युलरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलराइट, जेंडर इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको एक बार जरूर देखें. देन यहाँ पर ये हमारे मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि चाइना को 30 साल लगे, उसके बाद भी वो सक्सेसफुली चिप इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाया है. तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल में करें, बट अगर आप इनका इंटरव्यू पूरा पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बातें झूठ और गलत भी मिलेंगी. सो आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको पढ़िए. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे अगेन वही है कि ये लोग क्या है कि सहमति नहीं बन पा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में डीआरसी के चीफ को लेकर. तो हाई कोर्ट ने कहा है कि हम सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कि हम अपॉइंट कर सकते हैं एक एडॉक चेयरपर्सन को. तो अगेन बात फिर वहीं पे निकल के आ जाती है कि ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच का केस बन जाता है. क्योंकि देखिए हम जब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि 3 विंग है हमारे यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर यानी कि हमारा पार्लियामेंट, और थर्ड है जुडिशरी. और तीनों को कहा गया है कि आप अपने अपने डोमेन में रहकर काम कीजिए. स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, किसी किसी केस में आप कर सकते हैं, जैसे जुडिशरी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को एग्जामिन कर सकता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है. ऑलराइट. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पार्टी होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ही फाइनली अपॉइंट करते हैं किसको, जुडिशरी के जजेस को. राइट. तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, लेकिन अगर चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट्स इस तरह की चीजें भी जुडिशरी करने लगी या मणिपुर के वायलेंस को टैकल करने के लिए जुडिशरी एक्शन लेने लगी, तो ये क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेट होता है. ऑलराइट. वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है मणिपुर का वायलेंस कंट्रोल करने की, यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना ये एग्जीक्यूटिव का काम है, जुडिशरी का नहीं. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर एक स्कीम का नाम है जो अगर आपने पढ़ी होगी करंट अफेयर में तो आपको पता होगा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन. इसका एक ही काम है कि पूरा हमें डिजिटाइजेशन करना है, पेपरलेस करना है असेंबलीज को, लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट्स की. राइट. देन यहाँ पर सिटी न्यूज में ऐसा कुछ काम का नहीं है. आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको कल बताया था श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट पर आए हुए इंडिया में. तो यहाँ पे जो हमारे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है स्टैलिन, उन्होंने पीएम को कहा है कि आप तमिल का फिशरमैन इशू रेज कीजिए. अब देखिए ऐसा है कि जैसे ये है हमारा इंडिया, ठीक है, यहाँ से कहीं शुरू होता है श्रीलंका,
राइट। तो यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्चा थीवू। अब हुआ क्या था कि ये कच्चा थीवू आइलैंड की वजह से 1974 में इंडिया ने इंटरनेशनल मैरीटाइम को लेकर 4 एग्रीमेंट साइन किए थे श्रीलंका के साथ, ताकि हम अपनी मैरीटाइम बॉर्डर डिसाइड कर सकें कि कहाँ तक श्रीलंका का बनता है, कहाँ तक इंडिया का बनता है। और उसमें इंडिया ने ये आइलैंड ऑलमोस्ट गिफ्ट कर दिया श्रीलंका को। अब जबकि बात यह है कि इस आइलैंड से लेके तो पूरा आगे तक हमारे जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं, वो लोग जाते रहते थे। ऑलराइट। तो वो फिशिंग हमेशा से यहाँ से करते आए, तो वो ये मानते हैं कि यहाँ पे फिशिंग करना हमारा ट्रेडिशनल राइट है। दे हैव द ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स। अब हुआ ये था कि यहाँ पर लिट्टे और तमिलनाडु लिट्टे एंड श्रीलंका की वॉर चलती रही। ऑलराइट। अब ये जो नॉर्दर्न श्रीलंका पूरा है ना, नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका, ये वाला रीजन, ये इन्हीं के रिलेटिव्स हैं एक तरह से तमिलनाडु के लोगों की, क्योंकि दीज आर दिस नॉर्दर्न श्रीलंका एंड ईस्टर्न श्रीलंका, ये तमिल मेजोरिटी पॉपुलेशन है। राइट। तो इनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट ये लोग हमेशा से ये जो लिट्टे लड़ रहे थे तमिल एलम वाले श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उनको सपोर्ट करते आए हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके। तो 2009-10 के आसपास ये लिट्टे को पूरी तरह से श्रीलंकन आर्मी ने वाइप आउट कर दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि श्रीलंका ने अपना यहाँ पे जो टेरिटोरियल वाटर्स थे उनके कच्चाथीवू आइलैंड तक, उस पे पेट्रोलिंग शुरू कर दी इनकी नेवी ने, बहुत स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग। तो अब इंडियन फिशरमैन हमेशा से जाते रहे थे और वो अब भी जा रहे थे। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि इनको अरेस्ट कर लेते हैं, तमिलनाडु फिशरमैन को। ऑलराइट। उनके जो वेसल होते हैं उनको जब्त कर लेते हैं, और इवन उनकी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बोट्स ट्रॉलर्स जो होते हैं उनको नेशनलाइज कर देते हैं बिना कोई कंपनसेशन दिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो तमिल फिशरमैन है, एक तो अरेस्ट हो रहे हैं वहां पर, तो उनकी फैमिली को लॉस हो रहा है, और उनके फिशर ट्रॉलर्स उनकी उनके वेसल्स जब्त कर लिए जाते हैं, तो उनकी लाइवलीहुड का भी लॉस होता है यहाँ पर। ऑलराइट। तो ये पूरा इशू है कचाथीवी आइलैंड का। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कचाथीवी आइलैंड इंडिया वापस लेना भी चाहे, तो वो दोनों कंट्री की सहमति से ही हो सकता है, दोनों उस पर एग्री करें। हम वन साइडेड नहीं ले सकते उसको। तो इसके अगेंस्ट जयललिता जी जब सीएम थी तमिलनाडु की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी, और ये केस अभी तक चल रहा है। पर सच ये है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कर नहीं सकता जब तक कि इंडिया प्लस श्रीलंकन गवर्नमेंट दोनों एग्री ना करें कचाथीवू आइलैंड रिटर्न करने के लिए। ऑलराइट। तो अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या बनते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग इस केस में। तो या तो पहले तो गवर्नमेंट आपस में कंसेंसस बना ले, बट जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट शायद ही एग्री करे उस पर वापस देने के लिए, जब तक कि आप उनको किसी तरह का कंपनसेशन ना दे। तो हमने गिफ्ट ही किया था वो ऑलमोस्ट उनको, हमने कुछ लिया नहीं था उनसे, बट उसे वापस देने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट एग्री करे, ये मुश्किल है। लेकिन एक जो सॉल्यूशन निकलता है, सिंस ये आइलैंड के दोनों तरफ रहने वाले तमिलनाडु के पीपल और उधर श्रीलंका में रहने वाले तमिल एथनिक पीपल, दोनों में ऑलमोस्ट किनशिप टाइज है। तो इन्हीं की जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं, ओके, इन्हीं की जो फिशिंग कम्युनिटी है, उनको कम्युनिटी लेवल पर ही कोई समझौता करने के लिए आप कह सकते हो कि आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फिशिंग करनी है। लाइक यू कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट दैट ऑल्टरनेट डेज, एक दिन हम लोग कर लेंगे, एक दिन आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन इशू ये बनता है इसमें कि हमारे जो इंडियन फिशरमैन जाते हैं, इनके पास होते हैं बड़े बड़े ट्रॉलर्स। ओके। तो ये बहुत हाई लेवल की फिशिंग करते हैं वहां पे, जबकि श्रीलंकन होते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप में कर रहे हैं, थोड़े पुअर हैं, छोटी सी नाव होती है और अपने छोटे छोटे नेट से फिशिंग करते हैं। तो ये लोग बहुत कम कैप्चर कर पाते हैं, जबकि जो इंडियन साइड के हैं ये लोग काफी लार्ज कैप्चर करके लाते हैं फिशेस को। ओके। और इवन इतना ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं वहां पर इंडियन फिशरमैन, दैट ऑलमोस्ट यहाँ पे फिश का जो रिसोर्स है वो काफी डिप्लीशन की लेवल पे पहुंच गया है। ऑलराइट। इवन वो अंदर जाते हैं और एक छोटे छोटे बॉम्ब टाइप के होते हैं कि अगर आप नीचे उसको फेंक रहे हो फिर वो फूटेगा, तो सारी फिशेज जो होती है वो ऊपर की तरफ आती हैं जंप करके। ऑलराइट। तो उससे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको भी हमारे इंडियन फिशरमैन काफी डैमेज पहुंचा रहे हैं। तो ये भी श्रीलंका की एक कंप्लेन है इसको लेके। ऑलराइट। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक मराइन मैराइन बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाया है, पार्क बे में। ओके। सॉरी, गल्फ ऑफ मन्नार में। जैसे अगर ये है ना, तो इधर वाला कहलाता है पार्क बे, और ये इधर साइड का कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार। इसके
इधर साइड वाला गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाक पे। और मैं कल आपको मैप में भी दिखा दूंगा ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको वो इशू समझ में आया हो अच्छे से। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको मैगजीन्स वाले या कोचिंग वाले लंबे लंबे आर्टिकल लिख के दे देंगे, एक एक दो दो पन्ने के। इतना नहीं करना है आपको। प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को जितना सिंपल रखेंगे, जितना लिमिटेड रखेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, तो हर एक टॉपिक 5 से 10 मिनट का है, दैट्स इट। सिर्फ आपको वर्क करना है चीज़ों को कनेक्ट करने पर, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन पर। अगर आप सिर्फ कंटेंट पढ़ने में ही रह गए ना, तो सालों निकल जाएंगे। यदि सिर्फ कंटेंट से ये एग्जाम निकलता तो जो सीनियर एस्पिरेंट है 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट वाले वही निकालते सिर्फ एग्जाम को, फ्रेशर नहीं निकाल पाता। इसलिए आप अपने टाइम की वैल्यू समझिए। जो चीज 5-10 मिनट में हो सकती है उसको 5 मिनट में समझ के खत्म करो। ये नहीं कि आप आधे आधे एक एक घंटे आर्टिकल पढ़ रहे हो। ये कोचिंग के नोट्स, इनकी मंथली मैगजीन, इन पे ओवर रिलाय मत कीजिए। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई ना कि इशू क्या था, बस बात खत्म हो जाती है, आगे बढ़ो। फिर बहुत कुछ पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही टॉपिक में ज्यादा टाइम दे। ये बहुत इनने क्रिटिसाइज भी किया है जो सीएम है छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, कि आप मणिपुर से कंपेयर कर रहे हैं हमारे स्टेट को। एक तो आप 2 महीने तक कुछ बोले नहीं, और अब बोले तो आप इस वे में बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टिल्ट में बोल दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि अप्रिशिएट नहीं किया है काफी लोगों ने। चलिए यहाँ पर राज्यसभा से रिलेटेड हमारे पास दो रूल हैं, रूल 176 एंड रूल 267। तो मुझे आपको इसके बारे में दो बातें बतानी है। पहला है रूल 176। तो रूल 176 से अंडर में आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए नोटिस दे सकते हैं, और ये डिस्कशन होना चाहिए कम से कम 2.5 आवर्स का। आपकी लक्ष्मीकांत ने भी दिया है, बट हर चीज क्या है, वो चैप्टर इतना बड़ा है लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट वाला कि हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेटर होता है कि जब न्यूज में आता है तब उसके साथ साथ कर लो। तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए आपको रूल 176 में अलाउ किया गया है। 2.5 आवर का डिस्कशन होगा। अब ये इमिडिएटली भी हो सकता है, उसी टाइम, बाकी बिजनेस हटा के, या अगली कोई डेट भी दे सकते हैं जैसे नेक्स्ट डे की, या कुछ घंटे बाद की, या अगले हफ्ते की। ऑलराइट, तो ये है रूल 76। रूल 267। अब देखिए, सपोज कि कोई बिल इंट्रोड्यूस होना था, ऑलराइट, तो उसको लिस्ट करना पड़ेगा हमें आज के एजेंडा में हाउस के। लेकिन कोई ऐसा रूल है हाउस का जो इसके आड़े आ रहा है कि यार ये लिस्टिंग नहीं हो सकती आज। ओके, ये लिस्ट नहीं हो सकता ये बिल आज के एजेंडा पे। तो ऐसे में आप रूल 267 का यूज करते हैं कि ये जो रूल है जो इस बिल को प्रेजेंट होने से रोक रहा है, इस रूल को सस्पेंड कर दीजिए अभी के लिए। राइट, और चेयरमैन की मर्जी अगर हो तो अंडर रूल 267 आप जो भी रूल इस एजेंडा के आड़े आ रहा है उस रूल को सस्पेंड कर सकते हो आप। तो ये फर्क है दोनों रूल में। ओके, पूरा डिटेल में पढ़ने मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि काफी डेप्थ में दिया है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इज ए ब्रीफ डिस्कशन नॉट एक्सीडिंग 2.5 आवर्स अंडर रूल 176 ऑफ राज्यसभा। हाँ, ये राज्यसभा के रूल हैं दोनों। और ऐसा ही एक चीज जो लोकसभा में होती है ना, उसे हम कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। कि आप जो एजेंडा चल रहा हो डे का उसको हटाइए, अभी कुछ एक पब्लिक इंपॉर्टेंट का कुछ इशू है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, हमें उस पर डिस्कशन करना है, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। लेकिन ये एडजर्नमेंट मोशन में एक एलिमेंट होता है सेंसर का, सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब कुछ मैटर। ऑलराइट, तो इसीलिए एडजर्नमेंट मोशन यूज करने की परमिशन सिर्फ लोकसभा को दी गई है, राज्यसभा को नहीं। राज्यसभा को अगर ऐसा कुछ करना है सिमिलर टू एडजर्नमेंट मोशन इन लोकसभा, तो उनको करना होगा अंडर रूल 267 या 176। क्लियर है? एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा के पास पावर है यूज करने की, राज्यसभा के पास नहीं है। लेकिन वैसे सिमिलर पावर राज्यसभा के पास है अंडर इट्स ओन रूल ऑफ 176 एंड 267। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप पूरा पढ़िए जितना अंदर लिखा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट जितना इंपॉर्टेंट बेसिक है उतना मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं। ये है अब हमारे काम का। अब देखिए, हमें पता है राइस की दो वैरायटी होती है, राइट, बासमती एंड नॉन बासमती। ठीक है, अब इस नॉन बासमती में 6 तरह की वैरायटीज होती हैं। अरे, ये 6 वैरायटी कौन सी है वो सारी याद नहीं रखी, लेकिन दो आप अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक है राइस पारबॉइल्ड, ऑलराइट, एंड एक है नॉन बासमती व्हाइट राइस। अभी आप इन दो पे फोकस कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ क्यों।
राइस, parboiled and non-basmati white rice. Right? All these are variety of non-basmati. हाँ, बासमती की तो बात ही नहीं हो रही है, हम नॉन बासमती की बात कर रहे हैं. तो इंडिया ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस. ये वाली, ये जो लिखा है ना नॉन बासमती व्हाइट राइस, ये वाली बैन की है सिर्फ. पूरा नॉन बासमती बैन नहीं हुआ है, सिर्फ नॉन बासमती व्हाइट राइस बैन हुई है. बाकी की जो है वो एक्सपोर्ट करना अलाउ है आपको. ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो अब आप आर्टिकल पे आइए. It banned non-basmati white rice with immediate effect by amending the export policy of cereal variety from free to prohibited. और ये बैन कौन करता है? तो ये नोटिफिकेशन इशू करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है. और मैं लगभग आपको हर मिनिस्ट्री के जितने वेरियस डिपार्टमेंट हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज उनके अंडर में, ये मैं टाइम टू टाइम आपको पहले बता चुका हूँ. अगर आप शुरू से इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको पता होगा. ओके. देन हमारे राइस एक्सपोर्ट दो कैटेगरी के होते हैं, बासमती एंड नॉन बासमती. विद इन नॉन बासमती देयर आर 6 कैटेगरीज जो मैंने आपको बता दी है. ऑलराइट. उसके बाद आगे आते हैं. अब देखिए इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है टोटल इतना राइस 177 लाख मिलियन लाख टन. ओके. तो इसमें से 177 में से सिर्फ 63 LMT थी जिस उस कैटेगरी की जो हमने बैन किया है. यानी कि सिर्फ इतने पे असर पड़ेगा. बाकी जो पूरा 177 LMT जा रहा था हमारा लाख मैट्रिक टन. ओके. जितना लाख मैट्रिक टन हमारा जा रहा था उसमें से सिर्फ 63 लाख मैट्रिक टन पे फर्क पड़ेगा इस बैन से, बाकी पे नहीं पड़ेगा. क्लियर है ये बात आपको? एंड क्योंकि हमारा जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है राइस का, उसमें बल्क एक्सपोर्ट एक तो ये बासमती वाले का होता है और दूसरा ये राइस पारबॉइल्ड का होता है. जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है राइस का उसमें से ये बासमती प्लस राइस पारबॉइल्ड ज्यादा होती है. नॉन बासमती व्हाइट राइस जिसको बैन किया गया उसका सिर्फ 177 में से 63 LMT ही है. ओके. एंड हम लोग राइस के नंबर 1 एक्सपोर्टर रहे थे, फर्स्ट रैंक पर. एंड अराउंड वर्ल्ड का 20% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. चंद्रयान कंप्लीट इट्स 4th ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर. अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ. देखिए जैसे हमारा ये अर्थ है और ये चांद है. ऑलराइट. तो अब जैसे हमने यहाँ से हमारा चंद्रयान लॉन्च करा तो ये ऐसा नहीं है. यस सपोज चलिए अब चांद को इधर पकड़ लीजिए. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से लॉन्च हुआ है तो ये सीधा चांद की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. यहाँ से लॉन्च हुआ है तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा. राइट. ऐसे फिर इसको दोबारा रेज किया जाएगा इसका ऑर्बिट और फिर ये यहाँ आएगा, फिर और ऊपर हायर ऑर्बिट में जाएगा. ऑलराइट. फिर इसको रेज किया जाएगा, फिर ये और हायर ऑर्बिट में जाएगा. ओके. इस तरीके से फिर करते करते जब ये चांद के नजदीक पहुंचेगा, इधर कहीं सपोज अगला ऑर्बिट आया तो यहाँ पहुंच गया. अब जब ये चांद के करीब पहुंच गया तब हम इसकी ऑर्बिट को फिर से नीचे लाएंगे तो फिर ये और नीचे नीचे आता जाएगा और जब ये चांद की सरफेस से जब 100 किलोमीटर होगा तब हम करवाएंगे सॉफ्ट लैंडिंग. राइट. तो जब भी किसी भी तरह की रॉकेट मिशन सैटेलाइट कुछ लॉन्च किया जाता है ना तो उनको एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, उन्हें ऑर्बिट वाइज किया जाता है. पहले वो लियो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, फिर वहां से हम और रेज करेंगे तो हायर ऑर्बिट्स में जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है. तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमें चंद्रयान 3 में टोटल 5 बार ऑर्बिट रेजिंग करनी है, तो उसमें से आपने 4th वाली कर ली है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. ये सब वही है, नॉट इम्पोर्टेंट. यहाँ पे हेल्थ वार्निंग को लेकर आया है क्योंकि कल हमने एक न्यूज डिस्कस की थी जहाँ पर सफदरजंग के एक डॉक्टर ने आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट देने की बजाय उल्टा पैसे मांग लिए पेशेंट से. ओके. मतलब उनको बेनिफिट पहुंचाया नहीं. तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई थी उसका मेन गोल क्या था? पब्लिक का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कम करना. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये कि अगर सपोज गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में आपने सर्जरी तो करवा ली, आपकी सर्जरी हो गई फ्री में, लेकिन उसके बाद भी जो अलग से दवाइयों का खर्चा और जो भी आपको बार बार चेकअप का खर्चा है उसे हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. या हॉस्पिटल आना, वहां रुकना इतने दिन,
ये सब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो इसको कम करने के लिए ही आयुष्मान भारत लाया गया था। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम इज टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। और इसके बेनिफिट भी हुए हैं, दैट शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर in total health expense incurred in the country fallen appreciably from 62% to about 47%। ओके, ये आपको अपने आंसर में कोट करना है जब भी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम ने हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था, क्योंकि कई बार आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका इतना ज्यादा हो जाता है कि इवन मिडिल क्लास फैमिलीज भी पॉवर्टी के नीचे जा गिरती हैं। लाइक सपोज किसी घर में जहाँ एक नॉर्मल इनकम है लाइक 40-50 थाउजेंड पर मंथ, अब उनके अगर किसी कैंसर हो जाता है, 25-30 लाख का खर्चा सडनली आ जाता है, तो वो उनको गरीबी में धकेल देता है। उसी को रोकने के लिए हम लेकर आए थे आयुष्मान भारत, और उसका सक्सेसफुल भी हुआ कि ऑलमोस्ट इट हैज रिकॉर्डेड मोर देन 5 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हुआ। और यहाँ पर क्या है कि कई बार इसमें क्या हुआ था कि कई हॉस्पिटल्स को ये रजिस्टर करना पड़ता था कि हम इस स्कीम में रजिस्टर होना चाहते हैं, और तो फिर वहां पर जो पेशेंट आते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली में है और काफी नामी हॉस्पिटल है, उसने जिस तरह की हरकत की है, तो सरकार काफी कोशिश कर रही है कि जो लूप होल्स हैं इनको खत्म किया जाए। और यहाँ पर सीधे सीधे मेडिकल एथिक्स वायलेट हुए हैं। ओके, डॉक्टर का काम होता है कि वो अपने पेशेंट को अवेयर कराए कि आपकी बीमारी कैसी है, इसके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक इसमें और कुछ ज़्यादा काम का नहीं, बस मुझे यही बताना था आपको कि ये स्कीम में हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री यूज़ कर रही है डिजिटल एड इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अनर्थ केसेस ऑफ इम्पर्सोनेशन एंड नॉन जेन्युइन क्लेम्स। यहाँ पे हॉस्पिटल्स क्या है कि अगर जेन्युइन पेशेंट नहीं भी आ रहे हैं ना, तो फर्जी कार्ड्स बना के गवर्नमेंट से पैसे लिए जा रहे हैं कि हमने इतने पेशेंट ट्रीट किए हैं। ओके, तो इसको रोकने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी का भी आपको एक एंगल मिल जाता है। ओके, बाकी ये सब काम के नहीं है। ये जो टीस्टर स्टालवर्ट का केस है वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ चीजें अब खुद से सर्च कर लेना, लाइक एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाएंगे आपको। एंटीसिपेटरी बेल, ओके, और इसके अलावा इंतरिम बेल क्या होती है, कैसे दी जाती है, क्या प्रोविजंस होते हैं, किस तरह की केसेस में दी जाती है, ये याद रख लेना। ये पॉलिटिकल एंगल है, डेरेक ओब्रायन ने लिखा है जो तृणमूल कांग्रेस से आते हैं। अगेन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये वही मणिपुर के को लेके, वी विल नॉट डिस्कस दैट। देन यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि यूएस भी हमारे साथ को प्रोडक्शन करना चाहता है कुछ आर्टिलरीज का, एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरीज। ठीक है, तो हम वही कह रहे हैं कि हमें आपके साथ डिफेंस में करना है को प्रोडक्शन एंड कॉपरेशन। हमें आपके साथ बायर सेलर वाली रिलेशनशिप नहीं रखनी है कि आप हथियार बनाइए और हम बस खरीद लेंगे। हम कोई मार्केट नहीं है आपके लिए। हमें आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, को प्रोडक्शन करना है, ताकि हमारे यहाँ का भी टैलेंट उन चीज़ों को सीखे और फिर हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल आप ढेर सारे कोट कर सकते हैं, जैसे यूएसए में है ये यही वाला जो आज ही आया है आर्टिलरी वाला। ओके, उसके बाद फ्रांस से मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमने P-75 में स्कॉर्पियन सबमरीन में टेक्नोलॉजी शेयरिंग की है इनके साथ। ओके, मिलके बनाया दोनों ने। स्पेन के साथ इसी का जो फेज 2 है P-75 का, P-75I, तो स्पेन के साथ मिलके हम बना रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्जाम्पल है, राइट, को प्रोडक्शन का। देन रशिया के साथ हमने क्या किया है, बहुत फेमस है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल, है ना। उसके अलावा यूएसए के साथ हम लोग तेजस के इंजन मिलेंगे हमें यहाँ से। तेजस जो मार्क 2 बनेगा ना, मार्क 2 वर्जन, इसका जो इंजन बनाएगा वो यूएसए के अभी जो प्राइम मिनिस्टर साइन करके आए जनरल इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी के साथ। ओके, तो इसे कहते हैं कॉपरेशन। एंड इवन एक हमारा एक टारगेट भी है कि हमें करीब करीब 1 ट्रिलियन US डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। ऑलराइट, ये हमारा गोल है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि इवन अर्जेंटीना, ओके, इससे पहले फिलीपींस, वियतनाम और इवन ब्राजील भी, इनने इंटरेस्ट दिखाया है हमसे तेजस खरीदने में, एंड एक और क्या, ब्रह्मोस खरीदने में। ऑलराइट, तो ये हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए अच्छी न्यूज़ है। क्लियर। तो देखिए ये सब न्यूज़ ही है, न्यूज़ में से ही आया है। कोई ऐसे अलग से हार्ड एंड फास्ट आपको कोई बुक्स लेके प्रॉपर नहीं पढ़ना है ये सब। अब आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाए। देखो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है मत बनाओ, लेकिन आप अगर नहीं डिवाइड कर सकते पेपर वाइज, टॉपिक वाइज, तो जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे आप अपनी बस नॉर्मल कॉपी में लिखते चलिए, लेकिन बार बार रिवाइज कीजिए।
एक बार जब आप रिवाइज करने लगेंगे तो जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन थ्रो किया जाएगा, तो आपका दिमाग अपने आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन या डिफेंस कोलैबोरेशन, तो मैंने आपके सामने 4-5 एग्जाम्पल लिख दिए, और ये सब हमने पिछले 1-2 हफ्ते में ही पढ़ा है, जब से हमने शुरू किया है पढ़ाना। ऑलराइट, तो नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें, इतनी चिंता मत करो, लेकिन जो बता रहे हैं उसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिख के उसको बार बार रिवाइज तो करो। ओके, चलिए आगे बढ़ें। ये यूसीसी को लेके हम इस पे ऑलरेडी सब कुछ पूरा डिटेल में कर चुके हैं, उस वीडियो को देख लेना अगर देखना है तो। चलिए, यहाँ पे दो टर्म आते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये है यूएन का प्रोडक्ट, यूएन का एक ऑर्गन है ये, जबकि ये आईसीसी अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट है, अपनी खुद की ट्रीटी से बना है ये, 1998 की ट्रीटी से। 2002 से इसने फंक्शन शुरू किया है। इसका काम है कि कुछ इनह्यूमन वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस तरह के लोगों को पनिश करना। देखिए आईसीसी का काम है, आईसीजे का काम है कि कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं ना, उसको, डिस्प्यूट अमंग कंट्रीज, उससे डील करना। ऑलराइट, तो वॉर क्राइम के लिए ये इंडिविजुअल को पनिश करता है। ओके, ये कंट्री को नहीं कर सकता, ये इंडिविजुअल को कर सकता है। जैसे किसी तानाशाह ने कहीं पे कुछ करवाया है, जैसे यूगोस्लाविया में एक टाइम बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ओके, तो ये इंडिविजुअल्स को पनिश कर सकता है, और जबकि ये कंट्रीज को सैंक्शन कर सकता है कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हो। तो अब ब्रिक्स समिट होना था इस बार जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो पुतिन ने वहां आने से मना कर दिया, और करना जरूरी था, क्योंकि अगर ये वहां आते तो इनको अरेस्ट करना पड़ता साउथ अफ्रीकन पुलिस को मजबूरी में, क्योंकि साउथ अफ्रीका पार्ट है इसका आईसीसी का। ओके, और जो भी इसकी पार्टी है, अगर आईसीसी ने डिक्लेयर कर दिया कि सामने वाला वॉर क्रिमिनल है, तो इन लोगों ने, आईसीसी ने क्या किया था, इन्होंने इसको वॉर क्राइम के लिए अक्यूज ठहराया है पुतिन को। तो अब साउथ अफ्रीका क्योंकि मेंबर है उसका, उसने ट्रीटी साइन की, तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि जिसको आईसीसी ने वॉर क्राइम का अक्यूज ठहराया है, उसको अरेस्ट करना पड़ेगा अगर वो आपकी टेरिटरी में आता है। ओके, तो ये सब मैंने आपको समझा ही दिया है, इसमें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। ये रोम स्टैच्यू अडॉप्टेड इन 1998, इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एस्टैब्लिश आईसीसी। ओके, देन एंड हाँ, एक एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, हम लोग रिकग्नाइज नहीं करते आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को। और ना रशिया करता है, ना हम करते हैं, ना चाइना करता है, इवन यूक्रेन खुद भी नहीं करता था। जो ये बोल रहा है ना कि मेरे यहाँ वॉर क्राइम हुए हैं, पनिश करो, तो तुम तो खुद रिकग्नाइज नहीं करते थे आईसीसी को। राइट, तो इन्होंने बाद में ये कहा कि चलिए हम अपने आईसीसी की जुरिस्डिक्शन मानेंगे उन क्राइम्स के लिए जो 2013 और 14 में हुए थे, यानी कि जब क्रीमिया एनेक्स हुआ था, और उन क्राइम के लिए भी मानेंगे जो 2014 से लेके आज तक हुए हैं। तो इन्होंने कुछ हद तक एक्सेप्ट किए जुरिस्डिक्शन, लेकिन क्योंकि रशिया नहीं मानता, इसलिए रशिया को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तुम चाहे वॉर क्राइम डिक्लेयर कर दो या कुछ भी कर दो। ओके, उसी तरह आईसीजे, इसका क्या काम है, डील विद कंट्रीज एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट, जबकि आईसीसी प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को। ठीक है, टोमेटो वाला छोड़ दो, हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे बस हमारे दो टर्म इंपॉर्टेंट है इसमें, आईपीओ एंड एफपीओ। ये जो रिलायंस का स्यापा चल रहा है ना, इसमें क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब है कि जब कंपनी बनती है और वो लिस्ट होना चाहती है उस पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, तो वो अपने कुछ शेयर इशू करती है फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उसके बाद ये लिस्ट हो गई है ऑलरेडी मार्केट में। ऑलराइट, और उसके बाद जब ये दोबारा एक्स्ट्रा शेयर, एडिशनल शेयर इशू करती है ना, तो उसको कहते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। ऑलराइट, so simple term में this is at first instance and this is additional at second instance after listing। ये आईपीओ और एफपीओ का फर्क है। यहाँ पे आज तो कुछ काम करेंगे। ये आपको पता होगा सूडान में कुछ वॉर टाइप की चीजें चल रही है ना, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर ये मेडिटेरेनियन सी है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री है एक तुनिशिया, उसके बाजू में है लिबिया, तो और यहाँ पर है इजिप्ट, और इजिप्ट के नीचे आ जाते हैं हमारे सूडान एंड साउथ सूडान। यहाँ पे सारा लड़ाई चल रही है, तो यहाँ से ये लोग लिबिया आ जाते हैं, लिबिया से तुनिशिया, और फिर इधर से ये कोशिश करते हैं कि मेडिटेरियन क्रॉस करके यूरोप में चले जाएं। और
और यूरोप अब बहुत सीरियस हो गया है कि हमें ये माइग्रेंट्स वगैरह अब ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी फ्रांस में बहुत दंगे हुए थे। ऑलराइट। तो बस उसी को लेकर है कि ये माइग्रेंट्स जो हैं इनको तुनिशिया ने एक ऐसी जगह पे पटक दिया जहाँ पे ना उनको खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, एंड दे आर ऑलमोस्ट डाइंग। ऑलराइट। तो यूरोप ने कहा है कि चलिए हम आपको $1 बिलियन का फंड देंगे, आप इन लोगों का ध्यान रखिए, लेकिन आप इनको एक्सेस मत दीजिए कि आप हमारे यहाँ जाइए, यूरोप में घुस जाइए। और आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर एक मेडिटेरियन रीजन में एक पोर्ट है, सफाक्स नाम का। ऑलराइट। तुनिशिया में है ये पोर्ट। इस तरह के पोर्ट और ये सब क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता है, मैच द फॉलोइंग देके। तो रिमेंबर नेम ऑफ दिस पोर्ट एज पाक्स, तुनिशिया। इंडियाज रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल इंक्रीजेस टू 88%। अब देखिए, अगर आप कुछ साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि इंडिया ने 2015 में टारगेट सेट किया था टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम 77% इन 2013। ओके, 2013 में हम 77% अपना ऑयल की नीड इंपोर्ट कर रहे थे, इसको रिड्यूस करके हमें करनी थी 67, लेकिन उल्टा ये बढ़ के हो गई है 88। और तो टारगेट अचीव करना तो दूर की बात है, आपने तो उल्टा ज्यादा इंपोर्ट कर लिया। अब इससे होता है क्या है, जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इससे हमारा फॉरेन ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट तो वैसे ही हमारे कम है। और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उन पे प्रेशर पड़ता है, पेमेंट तो आपको डॉलर में ही करनी है। ओके। और फिर जब डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है हमारी कंट्री से बाहर, तो हमारा रुपया कमजोर होने लगता है। और फिर जब ऑयल और ज्यादा इंपोर्ट हो, रुपया कमजोर हो जाता है, तो जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं ऑयल वो हमें महंगा पड़ता है, तो हमारी पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। इसे कहते हैं इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन। ठीक है। इसके अलावा अम, हाँ, अब देखिए इसके ये बढ़ने के ना दो रीजन है मेनली। एक तो क्या है कि आपकी यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है। अब जैसे हम लोग और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ रही है। ओके। तो इस तरीके से जब डिमांड बढ़ रही है तो भी आपके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक रीज़न। और दूसरा कि हमारे जो डोमेस्टिक ऑयल्स हैं, लाइक थोड़ा बहुत असम में है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, कुछ ऑफशोर भी हैं, ये तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, एंड सीरियसली ये डिक्रीज हुआ है, काफ़ी डिक्रीज हुआ है। ऑलराइट। तो अब इसी रिलेटेड दो पॉलिसीज थी हमारे पास। पहले हुआ करती थी NELP, फिर आई HELP। इसको रिप्लेस किया गया, शायद 2015 के आसपास किया था रिप्लेस। ये NELP थी कांग्रेस के टाइम पे। अब इसकी क्या कमियां थी इसमें कि हमें नई पॉलिसी लानी पड़ी। पहली कि हमें ना सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ते थे। जैसे अगर आपको ऑयल एक्सप्लोर करना है तो अलग लाइसेंस, अगर आपको कोल बेड मीथेन का एक्सप्लोरेशन करना है अलग लाइसेंस लीजिए, उसके बाद अगर आपको सपोज शेल गैस का करना है तो अलग लाइसेंस लीजिए। तो काम मुश्किल हो जाता था एक कंपनी के लिए। ठीक है। और फिर हर एक के लिए, ये जो हमारा कोल बेड मीथेन है, शेल है, इन सब के लिए अलग अलग पॉलिसी, सेपरेट पॉलिसी। तो अगेन ज्यादा इश्यूज होते थे इसमें। ठीक है। तीसरा होता था, सबसे बड़ा इशू था प्रॉफिट शेयरिंग का। ये जो कंपनीज हुआ करती थी ना, प्राइवेट कंपनीज, ये क्या करती थी, कहती थी कि देखिए हमें प्रोडक्शन करने में कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आ रही है, तो प्रॉफिट बच नहीं रहा है, जितना जितने में हम बेच रहे हैं ना उतना ही हमारा खर्चा हो जा रहा है निकालने में। तो ये लोग गवर्नमेंट को शो करते थे जीरो प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू आता ही नहीं था। मतलब ये लोग अपना प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी हाई दिखा देते थे, अगर सपोज प्रोडक्शन करने में 50 रुपए आ रहा है तो ये 80 रुपए दिखा देते थे। फिर कहते थे कि यार देखिए हम तो 85 का तो बेच ही रहे हैं, तो हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं बच रहा, तो ये जो 5 रुपए इसी में से ले लीजिए अगर कुछ प्रॉफिट में से शेयर लेना है तो। ऑलराइट। तो ये इस तरह की हरकतें होती थी, प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये एक लूप होल था बहुत बड़ा। अब इन सबको दूर करने के लिए हमने क्या किया हेल्प में, ये थी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा जब भी आप इस तरह की चीजें पढ़ो ना, ये देखो पुरानी में कमी क्या थी, उसी का बस सॉल्यूशन लिख दो, तो कनेक्ट रहेंगी चीजें, तो इजिली याद होंगी, एग्जाम में रिकॉल बेटर कर पाओगे। तो हेल्प में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेपरेट लाइसेंस वाला काम खत्म करेंगे। हमने कहा सिंगल लाइसेंस। आपने एक बार लाइसेंस ले लिया ना एक्सप्लोर करने का उस जगह को, अब उस जमीन में से चाहे ऑयल निकले, कोलबैट मीथेन निकले, शेल निकले, आपका लाइसेंस वैलिड है। ऑलराइट, यूनिफॉर्म लाइसेंस दे दिया हमने। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग को लेके इशू हो रहा था कि लोग अपनी कॉस्ट ज्यादा बता रहे थे कि प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने कहा नहीं, हमें आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, आप तो रेवेन्यू जो भी आ रहा है शेयर कर दीजिए। अगर आपने 100 रुपए का तेल बेचा है तो उसमें से हमारा हिस्सा दे दीजिए गवर्नमेंट का। ओके। हमें नहीं पता आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, आप तो जो भी सेल हो रही है उसमें से इतना परसेंट रेवेन्यू हमें दे दीजिए, रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे। ठीक है। दूसरा, आपको प्राइसिंग की फ्रीडम दे दी है हमने।
पहले क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती थी ना ये सब, प्राइस किस प्राइस पे आपको मार्केट में बेचना है। अब आपको प्राइसिंग फ्रीडम है, आपको जिस उस पे बेचना हो बेच लेना। और ओके, देन नेक्स्ट, दूसरे हम लेकर आए ओपन एकरेज पॉलिसी। पहले क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किस एरिया के लिए लाइसेंस इश्यू करना है, तो फिर आगे कंपनीज बिडिंग करती। ओपन एग्रीज का मतलब ये है कि जैसे आप और मैं, प्राइवेट कंपनी है हमारी कोई सी इसी फील्ड में, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये जो एरिया है ना यहाँ पे ऑयल मिल सकता है। ओके ओके, तो हम खुद ही उस पे अपनी वो शुरू करने के लिए सरकार से कहेंगे देखिए हमें लाइसेंसिंग दे दी है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर रिसोर्स हो सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसे कहते हैं ओपन एक्रेज। और उसके बाद अगर मैं ऑयल एक्सप्लोर करना शुरू भी कर दूं, ओके, उसके बाद जैसे मुझे सपोज इतना लैंड एलोकेट किया था सरकार ने, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसके आगे और भी ऑयल मिल सकता है, तो मैं और भी आगे एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो मैं कोई और ज्यादा अलग से लाइसेंस नहीं मांगूंगा सरकार को, सिर्फ बता दूंगा कि यहाँ पर भी मुझे मिल सकता है, तो मैं और ज्यादा एरिया को करने वाला हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आपको रेवेन्यू शेयर कर दूंगा। इसे कहते हैं ओपन एक्रेज पॉलिसी। बात बात के लिए हमें लाइसेंस लेना, परमिशन लेना, ये सब नहीं करना है। और लास्टली, एक नेशनल डेटा डिपॉजिटरी बनाई जाएगी जिसमें सारा डेटा होगा कि कहाँ कहाँ मिल रहा है, कितना तरह के रिसोर्सेज है, वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने 5 मिनट में पुराने वाले की 4 कमियां बता दी, इसकी 5 खूबियां बता दी। बस इतना ही जानना है। मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एनईएलपी और एचईएलपी पे, पुराने वाले में क्या दिक्कत थी, नए वाले में क्या है, क्या प्रोविजन है। अब इस पे अगर कोई आपको यूट्यूब में 35 मिनट का, 50 मिनट का वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। दिस इज नॉट गुड। जरूरत नहीं है उस चीज को इतना लंबा खींचने की, जितना कि वो लोग अपने व्यू आवर्स के लिए आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन रखिए। हर टॉपिक को हार्डली 5 से 10 मिनट की चीज होती है ये सब। तो अभी जो मैं आपका अगला लेक्चर लेने वाला हूँ, अभी आज ही थोड़ी देर बाद ही, उसी में मैं आपको काफी सारे टॉपिक बताऊंगा। मैं आपको एल नीनो बताऊंगा, मैं आपको ला नीना बताऊंगा, एल नीनो मोडोकी, ला नीना मोडोकी, आईओडी, ओके, मेडियन जूलियन ऑसिलेशन, वॉकर सेल, ये सब मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आप खुद देखेंगे, हार्डली 5-6 मिनट के टॉपिक्स होते हैं, बस इस बड़ी इन टॉपिक्स में घंटों की वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं आपके टाइम की इंपॉर्टेंस आपको समझा रहा हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम कि बस हेडफोन लगा के लेट गए और सुनता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। उससे ऐसे शॉर्ट में अपने कीवर्ड्स बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए, रिवाइज कीजिए, और हैंड रिटन ही बनाइए हमेशा। तभी आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पीडीएफ बुक से पढ़ा और आपको वहाँ एग्जाम हॉल में जब आप याद करने की कोशिश करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा सब कुछ, नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हैंड रिटन बनाया, किसी तरह के फ्लो चार्ट में बनाया, तो कई बार 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 रिविजन के बाद ना वो चीजें छप जाती हैं आंखों के सामने, एंड आपको एग्जाम हॉल में उसका बेनिफिट मिलता है फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान ने हमारे साथ एक चिप पैक्ट साइन करा है सेमीकंडक्टर को लेके। तो ये दूसरा क्वाड मेंबर बना है हमारा। इससे पहले यूएसए ने भी हमारे साथ सेम एग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं सेमीकंडक्टर में। राइट, तो बस इतनी सी न्यूज़ है। यहाँ पर बस आप एक ओपिनियन ले लीजिए कि कुछ एडवाइस है जो आप अगर एग्जाम में लिखेंगे थोड़ा इम्पैक्टफुल होगा। यूनियन गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल एजेंसीज एंड अदर कंट्रीज टू फॉर्म ए ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए इलॉन मस्क ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी डेंजरस, और इसका मिसयूज बहुत हो सकता है, ये बहुत डेंजरस है। तो इसी को लेकर इन्होंने कहा है कि एक कोलिशन बनाने की जरूरत है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ओके, देन हाँ, an independent statutory body called Artificial Intelligence and Data Authority of India should be formed for development of responsible AI and regulation of use cases in India। बस ये आप अपने कहीं पे कोट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कहीं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की जरूरत है हमें। ओके, दैट्स ये स्पोर्ट्स की बातें, ये सब बात की बातें। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ज्योग्राफी का एक लेक्चर लूंगा, मतलब वो ज्योग्राफी नहीं होगा, इनफैक्ट वो करंट अफेयर ही है पूरा। मैं आपको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा रहा हूँ। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं हफ्ते पर, उससे रिलेटेड पढ़ाऊंगा। एंड सेकंड थिंग इसकी, देखिए रोज के ये जो एडिटोरियल डिस्कशन वगैरह चलते हैं ना यूट्यूब पे, आप इनमें इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। आपके पास अगर टाइम है कि आपने अपना स्टैटिक सिलेबस, अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आप 2-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं पहले, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे फ्रेशर हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं रोज एडिटोरियल देखूं 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, उसके नोट्स बनाऊं, वो अभी आपकी काम नहीं आएगा। जैसे कोई भी न्यूज में रहता है, जैसे हम इतने दिन से ये एलिनो मोडोकी और आईओडी ये सब कर रहे हैं, तो एक हफ्ते पर चलने दीजिए उस चीज को न्यूज में, फिर मैं 1-2 दिन में आपको वो करा देता हूँ और आपका टॉपिक तैयार हो जाता है। उसमें आप रोजाना घंटों वेस्ट मत कीजिए यार, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। ओके, सो प्लीज अवॉइड द अननेसेसरी एडिटोरियल डिस्कशन। सिर्फ जो काम का है उतना देखिए,
और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि कोई भी एक ही टॉपिक पे आपको इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा। गया वो टाइम जब यूपीएससी सीधे सीधे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लेता था एक ही टॉपिक में घुस के। अब वो बहुत ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन पूछता है जहां आपको चीजें कनेक्ट करनी होती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँ, चलिए अभी नहीं बता रहा क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा ये लेक्चर, मैं आपको अगले उसमें ही समझाऊंगा, एलिनो पढ़ाऊंगा ना उसी में समझाऊंगा कि कैसे वो हमारी इकोनॉमी के लगभग हर डोमेन को अफेक्ट करता है, बीट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर, हर तरह से। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, सो थैंक यू and have a nice day.